नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अनलिस्टेड शेयर के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे कि अनलिस्टेड शेयर को खरीद कैसे सकते हैं और जो अनलिस्टेड शेयर है उसके एडवांटेज क्या है और उसके डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसे ऐसे स्टॉक के नाम बताऊंगा जो अनलिस्टेड मार्केट में मिल रहे, आपने सुने भी होंगे, नहीं भी सुने होंगे, और आराम से देखो, वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला। ठीक है, यहाँ पे मैं एक वेबसाइट आपको दिखता रहेगा स्क्रीन पर, इनक्रेड मनी करके। मैंने अभी तक कोई भी अनलिस्टेड स्टॉक खरीदा नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, पर मेरी वेरिफिकेशन से पता चला है कि ये वेबसाइट ठीक है, मतलब ये सब फ्रॉड वाला टाइप का कुछ वेबसाइट नहीं है। ठीक है, और स्टार्टिंग में बहुत लोगों के ये सवाल रहेंगे कि ये अनलिस्टेड मार्केट में, जैसे कि चेन्नई सुपर किंग, एसबीआई फंड, ओयो, ऑर्बिस, एनएसडीएक्स, इंडियन प्रॉपर्टीज, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, इतने जो फेमस कंपनियां स्टॉक है, इनके स्टॉक जो अनलिस्टेड मार्केट में मिल रहे, जब ये लिस्ट ही नहीं है मार्केट में, मतलब एक्सचेंज में नहीं है, तो इसको बेच कौन रहा है। ठीक है, इसको बेच कौन रहा है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़े डिटेल्स भी लिख के लाया हूँ कि रिस्क क्या है और फायदे क्या है। देखो, ये इसको बेच कौन रहा है? एंजल इन्वेस्टर, एक्स एम्प्लॉय, प्रमोटर्स, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, और इन सारे लोग बेच रहे हैं। मतलब मान लो कि जैसे एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ है, अब इसमें किसी ने एंजल इन्वेस्टर होगा, कोई बड़ा आदमी रहता है जैसे एचएनआई कैटेगरी का, वो शेयर्स बेचता रहेगा। ठीक है, कोई एम्प्लॉय रहता है, एम्प्लॉय को भी शेयर्स मिलते हैं। ठीक है, कोई जॉब पे करता है तो उनको एक जरूरी, मतलब उनको एक परमानेंट रहता है कि कंपनी के शेयर्स लेने ही 1-2 महीने के। ठीक है, तो कोई एक्स एम्प्लॉय रहता है, कोई प्रमोटर्स भी रहता है, कोई मतलब छोटे मोटे प्रमोटर्स रहते हैं, वो भी अपना स्टेक बेचना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, इन सारी वेबसाइट से कनेक्ट होते हैं। बीच में ये वेबसाइट का एक बंदा रहता है, वो हमसे कनेक्ट कराता है। ठीक है, वो मतलब एक भाव बोलेगा, सामने वाला जो भी बेचेगा, मान लो कि वो भाव तय करता है 1000 रुपया, 2000 रुपया, और ये भाव कैसे तय होता है, वो पूरा डिमांड एंड सप्लाई का खेल रहता है। मतलब डिमांड ज़्यादा है तो भाव ज़्यादा, डिमांड कम है तो भाव कम, तो ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, तो जैसा डिमांड रहा वैसा इसमें भाव दिखता है। अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग भाव भी देख सकते हैं, यानी कि ओयो का इसमें आपको 55 रुपया दिख रहा है, दूसरे वेबसाइट में 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। ठीक है, ये डिफरेंस होते हैं। चेन्नई सुपर किंग का इसमें 197 दिख रहा है, किसी पे 195 दिखेगा, क्योंकि जो जितने में बेच दे, कौन से वेबसाइट पे कितनी डिमांड है, क्या है, ये मतलब उस हिसाब से प्राइस थोड़े ऊपर नीचे होते हैं। तो ये कुछ बेसिक बात हो गई। और भी वेबसाइट है जिस पे आपको और भी शेयर्स देखने के लिए मिलेंगे, एनएसडीएल के भी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अभी देखो इनके बेनिफिट क्या है। बेनिफिट कुछ ज़्यादा नहीं है, सीरियसली बोलूँ, बेनिफिट मतलब क्या है। अब बहुत लोग के ये भी सवाल रहेंगे, इसमें देखा जाए तो ये बेनिफिट में नहीं काउंट करना चाहिए, तो भी मैं काउंट कर देता हूँ कि बेनिफिट ये है कि अपने सीडीएसएल अकाउंट में आ जाएंगे। ये आपको उसमें नहीं दिखेगा, किसमें? ब्रोकर अकाउंट में नहीं दिखेगा। सपोज आपके पास जेरोदा, एंजल वन या आप स्टॉक्स कोई भी ब्रोकर है, तो उसमें आपको ये नहीं दिखेगा। पर हाँ, जब आप खरीदने जाओगे, मतलब सपोज एग्जांपल के लिए, जब आप इसमें से कोई भी स्टॉक खरीदने जाओगे, तो आपको उस पर डीपीआईडी डालना पड़ेगा। डीपीआईडी कहाँ से मिलता है? ब्रोकर के पास से मिलता है। जो भी एंजल वन, आप स्टॉक्स, जो ऐप यूज़ करता हो, तो डीपीआईडी जब डालेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो हमारे ब्रोकर के ऐप में नहीं दिखेगा वो, मतलब ट्रेड नहीं होगा, मतलब ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है, वो उसी रेट पे रहेगा जिस रेट पे खरीदे रहोगे। तो फिर वो शेयर्स जाएंगे कहाँ पे जाएंगे? वो सीडीएसएल के अकाउंट में, डिपॉजिटरी के पास जाएंगे। ठीक है, बताऊंगा, टेंशन मतलब उसको कब बेचेंगे अगर उसका आईपीओ आता है। ठीक है, मुझे पता है सब लोग ये सोचते रहेंगे। और इसमें बहुत सारे थोड़े क्राइटेरिया भी रहते हैं, जैसे देखो ओयो का है, ओयो में आपको मिनिमम 1000 शेयर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, 1000 क्वांटिटी बाय करने पड़ेंगे। एसबीआई अगर फंड ले रहे हो तो ये इसमें 1 शेयर लेने पड़ेंगे। ये सारे कुछ डिसएडवांटेज में आते हैं, मैं इसको बाद में थोड़ा बताऊंगा, पर पहले मैं थोड़े और शेयर्स दिखा देता हूँ आपको अनलिस्टेड मार्केट के, फिर उसके बाद डिसएडवांटेज पे आते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिसएडवांटेज ही है, एडवांटेज ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक सेकेंड में आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीनर DRHP फाइल। तो जैसे देख सकते हो, श्री हो गया, SK फाइनेंस हो गया, GRE हो गया, NSDL हो गया, उसके बाद संभावी स्टील हो गया, विक्रम सोलार हो गया, ये काफ़ी समय से 475 पे। ठीक है, बाद में देखो मोबीविक भी मिल रहा है अनलिस्टेड 279 पे। ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे तो लिस्ट हो चुका है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा आपको। फिर HDFC फाइनेंशियल, इसमें देखो 1175 का मिल रहा है, उसमें शायद 1100 का मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन कर दूँ, इसमें कितने का है?
इसमें HDFC सिक्योरिटीज़ का 10,800 का है, ठीक है। HDFC फाइनेंशियल इसमें नहीं है। कोई कोई वेबसाइट पे आपको कोई कोई मिलेंगे शेयर्स, कोई कोई नहीं मिलेंगे। आप थोड़ा यूट्यूब पे जाके वेबसाइट के ऊपर जानकारी जुटा लेना, ठीक है। ज़्यादातर वेबसाइट सिक्योर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 2 दिन में आपके अकाउंट में शेयर्स आ जाते हैं, ठीक है। इसमें देखो डिसएडवांटेज, रिस्क, ये सारी चीज़ें अब मैं बताना चालू कर रहा हूँ। इसमें एक डिसएडवांटेज ये है, प्राइस काफ़ी फ्लक्चुएट होता है। जैसे कि ओयो का देखो 72 था 27/1/2024 को, गिरते गिरते अब ये आ गया था 40 और वापस 55 चल गया। ये इतना भाव ऊपर नीचे क्या हुआ, क्यों हुआ? डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, ठीक है। यहाँ पे इसका पी रेशियो 43 है, नहीं सॉरी पी रेशियो 155 है। इसमें आप वैल्यू सही नहीं पता कर पाओगे। मार्केट साइज इसमें देखे तो कितना दिखा रहा है, 37,000 करोड़। तो ये सारे प्री आईपीओ, ये सारे हमको प्राइस वगैरह दिख रहे हैं। अब आईपीओ आने के बाद किस रेट पे आता नहीं आता है, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। सपोज़ आपने 55 में उठाया, आईपीओ प्राइस 30 रहा, तो आप लॉस में हो, ये एक रिस्क है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस क्यों फ्लक्चुएट हो रहा है? डिमांड और सप्लाई की वजह से, ठीक है। सब डिमांड कम रहेगा, प्राइस कम हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम, ये एक रिस्क है, ये एक डिसएडवांटेज है कि प्राइस यहाँ पे फिक्स नहीं रहता है, कुछ भी प्राइस रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, देख रहे हो 1400 वाला 2700 चला गया, समझ रहे हो? क्या पता अब ये लिस्ट हो 1400 पे, अब ये लिस्ट ही होगा 1400 पे, हमने तो 2700 में लेके रखा है। डिसएडवांटेज है इसमें, आपको ज़्यादा एक्सपोजर मतलब नहीं ले सकते हो, मतलब इसमें आपको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें मतलब यही जो देख सकते हो कि फाइनेंशियल शेयर होल्डिंग पैटर्न, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि एक सेकंड में कहाँ गया ओयो, एक सेकंड, हाँ मैं आपको बताता हूँ कि शेयर्स कौन बेचते हैं। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो जैसे कि ओयो है, ओयो में रितेश अग्रवाल प्रमोटर है, 31% का स्टेक है। अदर इन्वेस्टर 17% है। तो ये अदर में कौन हो सकते हैं? छोटे मोटे एम्प्लॉय होंगे, फंड मैनेजर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, एंजल इन्वेस्टर, तो ये बेचते रहेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा शेयर्स, अगर डिमांड ज़्यादा रही तो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। HDFC सिक्योरिटीज़ का प्राइस कितना है इसमें? 10,800, ठीक है। अब ये देख रहे हो, अभी ये ऊपर बीच में 11,000 चल गया था, फिर नीचे 10,000 भी आया था। 2 साल में देख रहे हो कितना अप एंड डाउन हुआ। फिर ये बीच में 16,000 का था, फिर ऊपर नीचे। वही बोल रहा हूँ ना, प्राइस बहुत फ्लक्चुएट होता है। इसमें ज़्यादा आपको नॉलेज देखने के लिए, मतलब इसमें आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये कुछ एक रिस्क है, डिसएडवांटेज है। बाद में हाँ, शेयर्स अगर सपोज़ आप लेते हो ये सारे रिस्क देख के, तो आप इसको एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब एक्सचेंज पे इसको ट्रेड कब करोगे, बेचोगे कब? तब बेचोगे जब कंपनी का आईपीओ आएगा, ठीक है। जब कंपनी का, मान लो कि आपने HDFC सिक्योरिटीज़ के शेयर्स ले लिए, या सपोज एग्जांपल के लिए आपने ओयो के शेयर्स ले लिए, ठीक है। अब बोलोगे कि ओयो के शेयर्स मेरे को बेचने हैं, ठीक है। आईपीओ आने के बाद ही, अगर आईपीओ के पहले तो नहीं बेच सकते, अगर आईपीओ के पहले बेचना है तो इनसे ही आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, ये बिकवा देंगे, ठीक है। जो इनको बायर्स अगर मिलते हैं तो वो डील करा देंगे, बेच सकते हो। पर आप सोचोगे कि कंपनी का आईपीओ आने के बाद मैं तुरंत बेच दूँ, मान लो कि सपोज एग्जांपल के लिए इसका आईपीओ प्राइस 55 रुपये पे ही आता है, ठीक है, या 50 आता है, या अच्छा खासा आईपीओ के दिन लिस्टिंग गेन देखने के लिए मिलता है 100, 150, 200, मतलब इतने पे लिस्ट होता है अगर स्टॉक, सपोज एग्जांपल के लिए, तो आप नहीं बेच सकते हो, लॉक इन पीरियड होता है। अगर आपके पास अनलिस्टेड स्टॉक है तो उसका आईपीओ आने के बाद 6 महीने का लॉकिंग पीरियड रहता है, यानी कि आप उस स्टॉक को 6 महीने के बाद ही एक्सचेंज पे बेच सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अब देखो वारी में, मान लो वारी का मैंने अनलिस्टेड प्राइस देखा था, कुछ 2200-2100 रुपये चल रहा था, ठीक है। जो भी चलता हो 2200, सपोज एग्जांपल के लिए किसी ने 2000 के रेट से वारी को ले भी लिया, सपोज ले लिया, अब उसमें लग गया लॉकिंग पीरियड, अब स्टॉक गया था 3800 तक, वो बेच ही नहीं पाएगा 3800 में, क्योंकि उसका लॉकिंग पीरियड 6 महीना। अब 6 महीने के बाद जो भी स्टॉक का प्राइस रहेगा उस रेट में बेचना पड़ेगा उसको। मान लो 6 महीने के बाद वारी का भाव 1500 आ गया, उसको डिसएडवांटेज है, 2000 में खंदरा 1500 में बेचना पड़ेगा या होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। या मान लो उसके स्टॉक का प्राइस 6000 चला गया, ये भी एक बेनिफिट हो सकता है। पर इसमें ज़्यादा डिसएडवांटेज ही है, क्योंकि लॉकिंग पीरियड 6 महीने का है, आईपीओ आने के बाद बहुत ही ज़्यादा है, ये बात ध्यान देना, ठीक है। ये है। बाद में हाँ, तो अगर कंपनी, और इसमें एक और बहुत बड़ा रिस्क है, सपोज़ कंपनी आईपीओ ही नहीं लाती है तो फिर क्या करें, ठीक है। आपको वेबसाइट पे बेचना पड़ेगा, वेबसाइट पे लिक्विडिटी काफ़ी कम रहती है, बायर्स काफ़ी कम,
बायर्स काफ़ी कम रहते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान देना। अगर कंपनी मान लो कि आपने ओयो लिया, ओयो बोला भाई हम आईपीओ ही नहीं लाएंगे, हम आईपीओ अपना कैंसिल कर रहे हैं, तो फिर क्या करोगे? आपको वही ऑफलाइन वेबसाइट पे बेचना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो ज़ेरोदा है, ज़ेरोदा कभी मान लो ज़ेरोदा के भी सपोज एग्जांपल के लिए अनलिस्टेड स्टॉक मिलते हैं और वो कभी आईपीओ नहीं लाए, ठीक है, तो कहाँ बेचोगे? उसके बाद वही इसमें लिखा है कि नॉलेज लिमिट, मतलब वही कि अनलिस्टेड स्टॉक के जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी कम रहते हैं। लिस्टेड में हमको फटाफट पता चल जाता है न्यूज़ में, इसके बैड न्यूज़ है, इसके गुड न्यूज़ है, वो एक ओपन मार्केट में रहता है, ठीक है। कुछ भी एक न्यूज़ हो फटाफट हमको नोटिफिकेशन आता है, पर अनलिस्टेड स्टॉक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो डिसएडवांटेज बहुत है और इस पर सेबी का ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं रहता, ये बात भी ध्यान देना, ठीक है। तो डिसएडवांटेज ही है पूरा, एडवांटेज कुछ नहीं है। एडवांटेज ये है कि अगर आप 5 साल वाले एकदम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, मान लो कोई स्टॉक 2000 में खरीद लिया, मान लो लिस्ट 1500 पे होता है, तो आप एक वेट कर सकते हो वापस में लिस्ट, मतलब इसमें एडवांटेज यही है कि भाई आईपीओ जिसको नहीं लगता आईपीओ के पहले उसको शेयर्स मिल जाएंगे, यही एक एडवांटेज है। पर उसमें भी बहुत सारे डिसएडवांटेज है। क्या पता आईपीओ कम रेट पे आए, कम पी रेशियो पे आए, कम वैल्यूएशन पे आए, क्या पता किसी में शेयर होल्डर कोटा हो, आपको शेयर्स मिल ही जाए आईपीओ में, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा डिसएडवांटेज है, एडवांटेज कुछ भी नहीं है, एक बात ध्यान देना। और कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, यही है कुछ अनलिस्टेड स्टॉक की जानकारी, ठीक है। बाकी और कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें पूरा डिसएडवांटेज है। मेरे ख्याल से आपके मन में भी अगर जो हाइप चलता होगा कि मैं आईपीओ के पहले ही खरीद लूँ, तो अब आपको समझ गया, मैं आ गया रहेगा कि आईपीओ के पहले खरीदने से कितना डिसएडवांटेज है। प्राइस फिक्स नहीं, प्राइस फ्लक्चुएट होना, ऊपर नीचे होना, वैल्यूएशन ठीक नहीं मिलना, और लिस्ट होने के बाद लॉकिंग पीरियड होना, तुरंत लिस्टिंग गेन का फ़ायदा नहीं उठा सकते हो, 6 महीने बाद ही बेच सकते हो। 6 महीने के बाद क्या पता स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाए, और ऐसा जनरली देखा गया है जिस स्टॉक का हाइप बनता है, ठीक है। अब हम अनलिस्टेड स्टॉक वही खरीदेंगे जिसका हाइप बनता है, और हाइप बनने वाले स्टॉक देख ही रहे हो, आईपीओ देख ही रहे हो, 1-2 दिन रॉकेट बनेंगे उसके बाद सो जाते हो 1-2 साल, ठीक है, नीचे गिरने लगते। तो इसमें डिसएडवांटेज ही ज़्यादा है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी बातें बताई, स्टॉक का नाम बताया, वैसे भी अनलिस्टेड मार्केट में केवल समझाने के लिए और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बताया, और मैंने कभी ख़रीदा भी नहीं है। मेरे को ये इनक्रेड के बारे में पता था, एक थोड़ा सही लगता है। बाकी और भी आप अदर यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो कौन सा वेबसाइट है, एक एक्सपोजर भी ले सकते हो। देखो ज़रूरी नहीं है कि 10 ही खरीदे या 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करें, आप 1-2 में भी इन्वेस्टमेंट करके एक एक्सपोजर ले सकते हो, ठीक है। विक्रम सोलार हो गया या कोई स्टॉक हो गया, 1-2 भी लेके थोड़ा एक्सपोजर ले सकते हो। और अनलिस्टेड स्टॉक का क्या जाता है, 500, 600, 1000, किसी का भाव 1100 रहेगा, यही रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का भी आप बहुत बहुत ध्यान देना।